कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। पाकिस्तान वही दुर्जन है। अब पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला बोला है नॉर्वे ने और ब्रिटेन ने, और ये हमला पाकिस्तान के परमाणु बम को फुस करने के लिए है। तो वहीं दूसरी तरफ जापान ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके बाद जो चीन उसे डराता था वो खुद डरने लगा है। और सिर्फ चीन ही नहीं, उसके आसपास के जितने भी छोटे बड़े देश हैं सब डर के मारे कांप रहे हैं, जापान के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, भारत रूस से लेगा सबसे बड़ी मदद, वो मदद जिसके लिए रूस को कभी भारत ने मना कर दिया था। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जापान के एक फैसले ने प्रशांत महासागर के उसके आसपास के देशों को न सिर्फ चौकन्ना कर दिया है बल्कि डरा भी दिया है। यहाँ तक कि सुपर पावर बनने की लालसा रखने वाला चीन जापान के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि ऐसा कुछ मत करो। दरअसल जापान एक तबाही लाना चाहता है, एक ऐसी तबाही जिसके चपेटे में सब आ जाएंगे और जिससे बचना बेहद मुश्किल होगा। वैसे इसमें जापान की अपनी समस्या भी है। दरअसल साल 2011 में जापान में एक भीषण भूकंप आया था और इस भूकंप का असर ये हुआ था कि बाहर की जो लाइन थी वो फुकुशिमा के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यहाँ पर है उससे कट गई। दरअसल तबाही की शुरुआत हुई साल 2011 से, जब जापान में आया एक भीषण भूकंप और इस भूकंप के कारण फुकुशिमा के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पावर सप्लाई जो कि बाहर से था वो कट गया। पावर सप्लाई कटने के बाद हालांकि अंदर चल रहे 2 जनरेटर ने कुछ समय तक स्थिति को संभाला, लेकिन भूकंप की वजह से सुनामी बढ़ती चली गई और प्लांट के अंदर जो कूलिंग वाटर था, जो एक पूरा सिस्टम था पावर सप्लाई के कट होने के बाद वो बंद होने लगा। बंद होने के बाद इस प्लांट के कूलिंग वाटर में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल गए और ये प्लांट का पूरा पानी दूषित हो गया। तब से जापानी सरकार इस पानी को फुकुशिमा के दाइची संयंत्र में टंकियों में स्टोर करके रख रही है और ये टंकियां अगले साल के अंत तक पूरी भर जाएंगी, जिसके बाद जापान के पास समस्या ये पैदा हो गया है कि इस पानी का वो करे तो करे क्या। अब इस पानी में मिला हुआ है ट्रीटियम जो कि बेहद खतरनाक है और समस्या ये है कि ट्रीटियम को पानी से अलग किया नहीं जा सकता है, जिसके बाद जापानी सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगले 2 साल में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में जो ये रेडियोधर्मी पानी है इसकी बड़ी मात्रा प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर देगा, जिसके बाद से ही चीन, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया जापान के इस फैसले से घबरा गए हैं। वैसे जापान ने ये फैसला कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के बाद में लिया है और जिसमें ये फैसला किया गया है कि पानी को महासागर में छोड़ना ही एकमात्र उपाय है। पर समस्या ये शुरू होती है कि ये रेडियो एक्टिव पानी है और इस पानी के समुद्र में जाने का मतलब है जिस जगह पर ये जाएगा वहाँ की मछलियाँ, वहाँ के जीव जंतु पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। अगर यहाँ मौतें नहीं होती है तो भी इस इलाके पे व्यापार व्यवसाय बंद हो जाएगा, यहाँ की मछलियाँ बाहर नहीं बिकेंगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि पानी के बहाव के साथ साथ ये रेडियोधर्मी पानी पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जहाँ जहाँ ये पानी जाएगा वहाँ वहाँ तबाही लेकर आएगा और इस तबाही से कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि एक बार ये समुद्र के पानी में मिल गया तो फिर समुद्र के पानी से इसे हटाना असंभव हो जाएगा। यही वजह है कि चीन, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया जो कि इस इलाके में साथी हैं जापान के, वो अब जापान की इस हरकत से डरने लगे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके जापान एक बड़ी तबाही को बुला लेगा। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिसका नाम अब्दुल कादिर खान है। ये वो है जिसने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी दी और यही वो शख्स है जो अमेरिका के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अमेरिका कई बार पाकिस्तान से अब्दुल कादिर खान
को सौंपने की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान लगातार मना करता रहा है। ये वो शख्स है जिसने अमेरिका से चोरी किया परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी। 2004 में अब्दुल कादिर खान पर कई आरोप लगे कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को बेच दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी काफी पहले से नजर रखी हुई थी। उनका दावा था कि कादिर खान ने परमाणु तकनीक बेचने के लिए एक नेटवर्क तैयार कर रखा था और ईरान और पाकिस्तान, उत्तर कोरिया इन सब तक जो पहुंचा है ये इसी की वजह से पहुंचा है। ये अब्दुल कादिर खान जब इस इरादे से पहुंचा था कि उसे ये टेक्नोलॉजी चुरानी है, तब वो इतने भोले भाले ढंग से बाकी वैज्ञानिकों के साथ रहा कि किसी को पता नहीं चला इसका इरादा क्या था। लेकिन अब वो हालात नहीं है। अब दुनिया पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ गई है। यही वजह है कि जहां ब्रिटेन ने ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान हाई रिस्क वाला इलाका है जहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग होती है, तो वहीं नॉर्वे ने ये आरोप लगाया है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का डबल यूज कर रहा है। वैसे तो दुनिया के सामने पाकिस्तान ये कहता है कि हम टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और विकास करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वह भारत विरोधी कामों में और विनाशक कामों में कर रहा है। वैसे अकेला नॉर्वे ही यह देश नहीं है, बल्कि कई और देश हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान खास करके अमेरिका को बेवकूफ बनाकर ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो रहा है जिसमें ये नाम दे रहा है कि वह विकास के लिए और नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए शामिल हो रहा है, लेकिन असल में वो चोरी कर रहा है। अमेरिका से कई ऐसे चीजें सप्लाई हो रही है पाकिस्तान, वो भी बिना लाइसेंस के, और जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सिर्फ और सिर्फ विध्वंसक कामों के लिए कर रही है। यहाँ तक कि इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए हर तरह की हरकत करने को तैयार रहता है। यहाँ तक कि अपनी भूखी जनता, स्टूडेंट्स, किसी के भी नाम पर दुनिया के देशों से टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है और इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए ही करता है। इसलिए दुनिया के देशों को सतर्क हो जाना चाहिए और पाकिस्तान को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए जो आने वाले समय में विनाशक बने और दुनिया के लिए खतरा बने। वैसे अमेरिका अभी भी सुधरा नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 विमान देने के लिए राजी हो गया है, ये सोचकर कि F-16 विमानों का इस्तेमाल वह आतंकवाद के खात्मे के लिए करेगा। लेकिन असलियत ये है कि F-16 विमानों का इस्तेमाल जल्द अमेरिका के खिलाफ ही करेगा। अगर विश्व युद्ध का रूप ले लेती है यूक्रेन, रूस और नाटो के बीच का युद्ध तो। वैसे आपको क्या लगता है? नॉर्वे ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है? क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।